कि जब भी हमारी सरकार बनेगी इस देश से धारा 370 को चलता करेंगे और राम मंदिर का निर्माण होगा। तो भारतीय के 9 करोड़ 7 लाख लोगों को अब तक फ्री सिलेंडर जो है उनके घर पे जाना शुरू हो गया है, ये प्रधानमंत्री की एक अपील के कारण। आज भारत डेली 20 लाख पीपी किट बना रहा है जी, कि पाकिस्तान से आए हुए 2 लोग जो वेस्ट जम्मू के अलावा कहीं और आ गए, वो तो देश के प्रधानमंत्री बन गए 2 लोग। नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट के कार्यालय में आज हमारे साथ बने हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद होशियारपुर लोकसभा से एवं हिमाचल प्रदेश के मौजूदा प्रभारी डॉक्टर अविनाश राय खन्ना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है जीवीसी अपडेट में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम इनसे बात करेंगे भारत के अंदर मौजूदा परिस्थितियों की और भारत के अंदर पिछले 9 वर्षों से लगातार चली आ रही मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में। सर, सबसे पहले तो आजकल भारतीय जनता पार्टी के जितनी लीडरशिप हैं या मंत्रालय के मंत्री हैं, आपके मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। सर, किन लक्ष्यों को लेकर सरकार चली थी और किन लक्ष्यों की पूर्ति अभी तक हो चुकी है? सबसे पहले मैं आपके चैनल द्वारा देश के सभी निवासियों को बकर ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 9 वर्ष बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, इसके तहत 30 मई से 30 जून तक एक स्पेशल कार्यक्रम चला है। उसमें हमने 9 साल में विचारक दृष्टि से किन किन मुद्दों को पूरा किया, विकास के किन किन मुद्दों को पूरा किया, उसके लिए हम जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं। जैसे मेरी ड्यूटी अभी 4 यूपी की लोकसभा पे लगी है, तो वहाँ मैं 2 बार होके आया हूँ, 12 दिन का मेरा प्रवास रहा है। हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं। विचारक दृष्टि से आपको सबको याद होगा कि जनसंघ से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब भी कभी बैठक होती थी तो एक मुद्दा हमारा हमेशा रहता था कि जब भी हमारी सरकार बनेगी इस देश से धारा 370 को चलता करेंगे और राम मंदिर का निर्माण होगा। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, बहुमत के साथ बनी, तो धारा 370 जब ख़त्म हुई तो उसमें एक विचारक दृष्टि से हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण होना, ये भी हमारी विचारधारा की पूर्ति का दूसरा कदम था। आज भव्य राम मंदिर बन के तैयार होने वाला है, 24 को ये देश को समर्पित हो जाएगा। बाकी विकास की बात करें तो अगर हम किसी भी योजना को देखें तो वो योजना किसी ना किसी गरीब की वेदना से निकली हुई योजना है, क्योंकि दीनदयाल जी कहते थे अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान। तो आप देखेंगे चाहे उज्ज्वला योजना आई, घर में गैस का सिलेंडर जाना, हमारी माताएं बहनें जब चूल्हे पे काम करती थी तो उनकी हेल्थ, आंखें, फेफड़े, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता था। तो देश के प्रधानमंत्री ने सोचा क्यों ना उज्ज्वला योजना के तहत हम लोग इन सबको गैस का सिलेंडर दें। और दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी एक अपील से जनता ने बिना किसी सरकारी प्रेशर से इस बात को मान लिया कि हमें मदद करनी है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब एक समय का अनाज छोड़ने को कहा था तो कहते हैं कि दुनिया उस समय हिंदुस्तान के इवन ढाबे तक भी बंद होने शुरू हो गए थे। इसी तरह जब देश के प्रधानमंत्री ने जो अमीर लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी सब्सिडी छोड़ दो, तो मैं इस सब्सिडी को गरीबों को देना चाहता हूँ एलपीजी पर, तो आप हैरान होंगे कि 9 करोड़ 7 लाख लोगों को अब तक फ्री सिलेंडर जो है उनके घर पे जाना शुरू हो गया है, ये प्रधानमंत्री की एक अपील के कारण। ये विकास का एक आयाम है। दूसरा, घर घर में टॉयलेट। अब देखिए कि बाहर जब शौच करने जाते हैं तो उसके कारण बीमारियों का फैलना तो होता ही है, लेकिन महिलाएं इंतज़ार करती थी कब सूरज छिपे तो हम घर से शौच करने के लिए जाएं। और रास्ते में कई ऐसे वो भी हो जाते थे, कांड भी हो जाते थे। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने इसको सम्मान घर के रूप में उजागर किया तो लोगों ने एक अपना एक एग्जाम्पल पेश करने के लिए झारखंड में एक महिला ने अपनी बकरी बेचकर जो है उसका निर्माण किया, ताकि सबको मैसेज दें कि ये शौचालय कितना ज़रूरी है। और विकास की बात करें
आगे यूपीए गवर्नमेंट में 7 किलोमीटर सड़क बनती थी, जो आज 40 से 45 किलोमीटर देश भर में सड़कों का निर्माण हो रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ी है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो जल से कनेक्टिविटी हो, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे वो सड़क कनेक्टिविटी हो। ये इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कनेक्टिविटी की। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन जो है, वो आपने अभी भोपाल में देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने उन ट्रेन को समर्पित किया। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि लोग अच्छी सेवा और तेज़ी से चलने वाली, गति से चलने वाली ट्रेन का लुत्फ़ उठाएं, उसका फ़ायदा लें। ये भी एक विकास की गति है। अब मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जी, उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। जी, अब देखिए, जब कोरोना आया तो उसमें हाहाकार मच गई, हाहाकार मच गई। वहाँ पीपी किट नहीं थे, यहाँ पर वेंटिलेटर नहीं थे, तो उन्होंने चैलेंज दिया अपने उद्योगपतियों को कि आप इस काम में अपना पूरा समय दें और वोकल फॉर ग्लोबल, ग्लोबल फॉर वोकल जो है वो के लिए भी, उसके लिए भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया। स्वदेशी चीज़ें बननी शुरू हुई। आज भारत डेली 20 लाख पीपी किट बना रहा है जी, और बाहर भी भेज रहा है, वेंटिलेटर बन रहे हैं। तो कोरोना के समय में वैक्सीनेशन, जब ऐसी महामारी आती थी तो वैक्सीनेशन विदेश से आती थी जी, सालों साल हमें इंतजार करना पड़ता था, लेकिन भारत ने वैक्सीनेशन बनाकर एक बहुत बड़े लोगों को राहत दी। और आज सिर्फ भारत के लोग नहीं, दुनिया को भी वैक्सीनेशन दी है। भारत की वैक्सीनेशन आज दुनिया में एक्सेप्टेबल हुई है और मैं समझता हूँ आप भी उसका इंजेक्शन लगा हुआ, मेरे भी लगा है, आपके कैमरामैन भी लगा है। 3 इंजेक्शन फ्री लगे हैं जी। ये नहीं कि आपको घर से बुला कर मैसेज दे के आपको वहाँ बुलाया गया और वैक्सीनेशन हुई है। आज देश में हम कह सकते हैं कि कोरोना की महामारी को हमने पार कर लिया है। अब कोरोना के समय में लोगों के काम बंद हुए, लोगों के धंधे बंद हुए, लेकिन एक गरीब का चूल्हा जलता रहे। 142 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुहैया कराना, ये भी देश के प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा काम था। तो विचारक दृष्टि और विकास की दृष्टि देखें, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री ने किसी की समस्या को हल करने की कोशिश ना की। अब मैं अगर विचार की दृष्टि से बात करूँ, 370 का इम्पैक्ट का रहा। मैं वहाँ का प्रभारी रहूँ जम्मू कश्मीर का। मैंने वहाँ पर जब पठानकोट से रावी देरा पर के एंटर करते थे तो 2 शब्द सुनने को मिलते थे, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी। बेस्ट पाकिस्तानी शब्द भी यूज़ करते थे, रिफ्यूजी भी, जो कि देश से ये शब्द लोग भूल चुके थे। वो लोग ना तो उस वहाँ के नागरिक थे, देश के नागरिक थे, लेकिन वो प्रदेश के नागरिक नहीं थे। ये बहुत बड़ी विडंबना थी बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी की। ऑलमोस्ट वो दलित समाज से आए थे। वो केंद्र में वोट डाल सकते थे, लेकिन पंचायत से लेकर एमएलए तक वोट नहीं डाल सकते थे। और जब हम कंपैरिजन करते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए 2 लोग जो बेस्ट जम्मू के अलावा कहीं और आ गए, वो तो देश के प्रधानमंत्री बन गए 2 लोग, श्री मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल जी, और एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी। बहुत से एमएलए एमपी तो बने हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में चले गए वो एक पंच तक नहीं बने, क्योंकि वो डोमिसाइल नहीं थे। इतना बड़ा अन्याय उन लोगों के साथ हो रहा था। जब 370 धारा हटी तो वो सभी लोग, सभी देशवासी जो हैं, वो एक संविधान के नीचे आ गए, क्योंकि वहाँ का संविधान भी अलग था, तो वहाँ झंडा भी अलग था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक प्रण लिया था कि मैं बिना परमिट के जम्मू में एंटर करूँगा। वो जम्मू में एंटर किए, अरेस्ट हुए, उनका बलिदान हुआ, लेकिन बहुत देर बाद जब हमारी सरकार बनी, इस विचारक मुद्दे को हमने पूरा किया। आज वहाँ पर एक झंडा है और एक ही संविधान है। सारा देश एक ध्वज के नीचे, एक संविधान के नीचे आ गया। ये हमारी विचारक दृष्टि है। सर, आपने आपदा को अवसर में बदलने की बात की, आपने आवश्यकता को आविष्कार की जननी बताया, परंतु लगातार जो भी निर्णय आपके द्वारा, आपके सरकार के द्वारा लिया गया, उसका विरोध भी जारी रहा।
J&K की बात करें, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने की बात करें तो वहाँ के जितने भी विपक्ष के नेता थे उनको नज़रबंद भी कर दिया गया। इस चीज़ का भी काफ़ी हो हल्ला रहा, परंतु वास्तविकता में जो उनको फ़ायदा पहुँचा, J&K के लोगों को फ़ायदा पहुँचा, वो एक अलग उदाहरण बनकर उभर कर सामने आया। इसमें सर देश के अंदर ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो यूसीसी जो आप लाने की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं। सर सच्चाई में यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए क्यों हमें? मैं आपको एक उदाहरण से शुरू करता हूँ जी। देश के प्रधानमंत्री ने भी वो उदाहरण दिए। आप यहाँ काम कर रहे हो सब लोग जी। बजरंगी लिए एक और कानून होगा, कैमरामैन के लिए एक और कानून होगा, रिपोर्टर के लिए और कानून होगा। क्या ये जो आपका ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन चल सकेगा? नहीं। इसके मालिक चाहेंगे कि सबको एक तरह से देखा जाए, सबके लिए कानून एक हो। बजरंगी जी को समय दिया गया 10 बजे आने का, कोई 12 बजे आए, कोई 2 बजे आए, कोई आए ना, ये नहीं चल सकता। एक परिवार में अगर इसी तरह एक बेटे के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, वो परिवार में नहीं चल सकता। इस परिवार, ये देश भी परिवारों से बना हुआ है। अगर कुछ लोग एक कानून के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कानून व्यवस्था अलग है और एक अलग है, तो वो देश भी चल नहीं सकता। यही कारण है, मैंने आपको कहा ना, अब हम एक संविधान के नीचे आ गए हैं, सारा देश, उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ है, विकास शुरू हुआ है। जब हम लोग एक संविधान के नीचे आ जाएंगे, एक कानून के नीचे आ जाएंगे, तो इसका विकास भी होगा और सबको न्याय भी मिलेगा। सर बहुत नहीं तो न्याय व्यवस्था देने में बहुत, मैं जब एक ऐड करता हूँ, ये आज का विषय नहीं है जी। ये जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे 1835 में भी प्रयास हुआ था, तो उसमें आपने देखा इंडियन पीनल कोड बना, उसमें सभी लोग आते हैं, ऐसे कई कानून बने, लेकिन कुछ कानून उन्हें छोड़ दिए। फिर 1916 में फिर प्रयास हुआ, लॉ कमीशन ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी, लेकिन सरकारें जो थी उसको, लॉ कमीशन को शायद पूरी तरह फीडबैक नहीं हुआ। अब भी मैटर लॉ कमीशन के नीचे है, ताकि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश में एक कानून के नीचे सब लोग आएँ। उसमें है क्या जी? उसमें अब देखिए, एक संप्रदाय, एक रीजन के लोग 4-4 शादियां करते हैं, उनका शादी करने का सिस्टम और है, अडॉप्शन का सिस्टम और है, उत्तराधिकारी कैसे करने वो लगे। तो जब ये सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आ जाएंगे, तो इसमें देश में हर व्यवस्था एक कानून के हिसाब से चलेगी। ये देश के लिए भी जरूरी है और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है। सर पर आम लोगों की एक धारणा बन चुकी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हिंदुओं का जो सिविल कोड है वो मुसलमान भाईचारे पे, सिख भाईचारे पे, क्रिश्चियन भाईचारे पर थोपे जाएंगे, या फिर उनके जो शरीयत लॉ हैं उनका कुछ अंश हिंदू भाईचारे पे थोप दिया जाएगा? देखिए ऐसा है, एक कम्युनिटी तो ऑलरेडी उस कानून को मान ही रही है जी। उनकी मैरिज, अडॉप्शन, डाइवोर्स, सब इनहेरिटेंस सब उस हिसाब से हो रही है। एक कम्युनिटी उसमें नहीं आती, तो इस कानून में कोई भी विसंगति नहीं होगी। इसीलिए लॉ कमीशन ने सबसे इनके लिए ऑब्जेक्शन मांगे हैं, सुजेशन मांगे हैं। जब सबका सुजेशन आ जाएगा, ये तो नहीं है नहीं कि ये कानून ऐसे ही बन जाएगा। पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी, पार्लियामेंट डिस्कशन के बाद कुछ अमेंडमेंट्स होंगी, फिर जे लोअर हाउस के बाद अपर हाउस में जाएगा, अपर हाउस के बाद फिर लोअर हाउस में आएगा। जब ये इस प्रक्रिया से निकल जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो ये ऐसे ही नहीं होगा कि कानून मैंने बोल दिया कानून बन गया। ये सारी प्रक्रिया और सभी चीज़ों को देख के ही इस कानून को बनाया जाएगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं। अगर आज आपने अखबार पढ़ा होगा, जलंधर में एक सर्वे हुआ, एक इंस्टीट्यूट ने कुछ विद्यार्थी और कुछ टीचर लग के जलंधर का सर्वे किया। उन्होंने 98% लोगों ने इसको सही बताया कि यूसीसी यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुद्दा ठीक है, पीएम ने बोला, कुछ पार्टियों के पास वो मुद्दा है ही नहीं। अब ये बताओ, जब 3 तलाक आया था तो कितना लोगों ने शोर मचाया, अब कितनी बहनें वो खुश हैं कि कम से कम टेलीफोन पे गुस्सा आ गया, टेलीफोन पे तलाक दे दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंस करके तलाक दे दिया। आज उन महिलाओं की ज़िंदगी तो बच रही है ना, जब 3 तलाक का
ये सरकार जो है डिटर्मिनेशन काम करने वाली सरकार है, ये सरकार फैसले लेने वाली सरकार है। जो जो कमियां इस देश में रही हैं उन कमियों को दूर करने वाली सरकार है। अगर कानूनों में भी कमी है, कई कानून आपको मैं बता दूं जनता की जानकारी के पास लिए, बहुत से कानून बने हुए थे जिनको हमने ख़त्म ही कर दिया, जिनका फ़ायदा ही कोई नहीं था, ना देश को ना समाज को। सर, आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी अगर कुछ लेकर आते हैं देश के अंदर, अगर किसी चीज़ की चर्चा भी करते हैं तो वो भी चर्चा का विषय आम लोगों के बीच बन चुका होता है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या सर, उसका मसौदा तैयार हो चुका है? मैंने कहा ना, ये मैटर लॉ कमीशन के पास पड़ा है, वहाँ पर उनको हम लोग कोई आपका सुजेशन है, मेरा सुजेशन है, किसी समुदाय का सुजेशन है, कोई आपत्ति है तो वो दर्ज करा सकते हैं। लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट जल्दी देगा और जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी तो ये लॉ अपने आप लॉ बन जाएगा। और वो पब्लिक भी की जाएगी सर? हाँ, होती है। पब्लिक के बीच में आप जाएंगे, पब्लिक के साथ बातचीत होगी। सर, ये कानून जब लेकर आएंगे आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आप लेकर आएंगे तो लोकसभा की बीच अभी आप भारी गिनती के साथ मौजूद हैं। लोकसभा तो बहुत आसानी से आप पार कर जाएंगे, पर राज्यसभा में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? कोई कठिनाई नहीं है। आपने देखा होगा कि पार्टी ने समर्थन दे दिया है और 370 के समय भी आप सब लोग ऐसे बोलते थे कि जी राज्यसभा में कैसे पार करेंगे। तो जो भी हम बात को करेंगे वो पूरी तैयारी के साथ करेंगे। एक चीज़ सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, जिसमें आपने अभी चाइना को भी पछाड़ दिया है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर। लगातार बढ़ती जनसंख्या क्या भारत के लिए चिंता का विषय है या गर्व का विषय है? देखिए, जनसंख्या एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये सब मानते हैं। और जब मैं पार्लियामेंट में था तो मैंने क्वेश्चन भी रेज किया था कि सरकार क्या क्या उपाय कर रही है जनता को जनसंख्या नियंत्रण के लिए। उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट, ये अवेयरनेस ऐसा कुछ इशू किया है, लेकिन जनसंख्या दो बातों के लिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छी तरह उसका यूटिलाइजेशन हो तो हम लोग उसको फ़ायदा भी ले सकते हैं। अब जापान है, नेगेटिव चली गई है पॉपुलेशन, वहाँ पर चिंता का विषय है। कई देशों की पॉपुलेशन नेगेटिव हो रही है, चिंता का विषय है। लेकिन अगर पॉपुलेशन हम लोग किसी एम को लेके बढ़ा रहे हैं, ये चिंता का बहुत बड़ा विषय है। पॉपुलेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, पॉपुलेशन निरंतर होनी चाहिए, ताकि देश के मैक्सिमम लोग सारी सुविधाओं का, सारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकें। सर, पिछले 9 सालों की उपलब्धियों को आपने गिना दिया। पिछले 9 साल की जो नीति तय की गई थी, जो नीयत तय करके आप लोगों के बीच आए थे, उसमें से कई वादे आपने पूरे कर दिए। जो नहीं हुए हैं वो आप कर रहे हैं। अगले 5 सालों के लिए आप 2024 में मैदान में होंगे सर, क्या योजना है? बजरंगी, देखो, हमने 3 बातें कही थी, उसी 3 बातों में शायद सारा निचोड़ है। पहला कहा था सबका साथ सबका विकास। अगली सरकार आई, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। उसका मैंने उदाहरण दिया है, जो सब्सिडी छोड़ने वाली बात है। एक ने छोड़ी और दूसरे को दी, सबका साथ भी हुआ, सबका विकास भी हुआ और सबका प्रयास भी हुआ। तो 5 साल में हम देश को उस बुलंदियों पर लेके जाना चाहते हैं जो भारत अभी तक हासिल नहीं कर पाया। आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हम आज तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, अमेरिका और इंग्लैंड को पछाड़कर। अब हमें 1 नंबर पे जाना है। तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, अगर सब लोगों का 142 करोड़ लोगों का साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो दुनिया का सरमोर देश कहा जाता था, उसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना डॉक्टर अविनाश राय खन्ना जी को, जिन्होंने कि मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को तो गिनवाया ही, साथ में देश के इस समय सबसे ज्वलंत मुद्दे पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर अपने विचार रखे। उम्मीद करते हैं आप सबको इनके राय विचार पसंद आए होंगे। आप हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से भी इन पर सवाल बता सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा, जो मैंने बात कही है, हम लोग
संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के लिए भी जो आपके पास आ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप एक नंबर नोट करके वहाँ डायल कीजिए और हमें समर्थन दीजिए 9090902024 डायल करेंगे। उसके ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक में आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना स्टेट लिखकर हमें समर्थन दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिलेगा तो एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रधानमंत्री के पास जाएगा और हम सब लोग आपका धन्यवाद करेंगे। इसी तरह के अन्य कार्यक्रम के लिए आप जीवीसी अपडेट के साथ लगातार बने रहें। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट।